फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बेहतर होंगे। गाइस, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको स्किप मत करिएगा, अंत तक बने रहिए और सारे क्वेश्चंस को देखते रहिए। सारे क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टिव हैं, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, अंत तक बने रहिए। जैसा कि हम लोग डेली करते हैं, करंट के डिस्कशन के बाद कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, वो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं, उसको करेंगे। और लास्ट में क्वेश्चन आपके लिए होगा, जिसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है। और जैसा कि डेली बोलते हैं आपके लिए कि आप जा करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, उसमें आप ही लोगों का बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है कि एक तो आपको पीडीएफ वहाँ से मिल जाएगी, कलेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। सेकंड क्या है, वहाँ कुछ क्वेश्चन हम लोग शेयर करते रहते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस वहाँ होती रहेगी। तो वो जैसे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबके अलग अलग चैनल है, जा करके अपने हिसाब से आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे आपको वहाँ प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस टाइम टू टाइम शेयर किए जाते रहते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले जो हमारी आज की मोटिवेशन लाइन है वो देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। कहने का क्या मतलब है इसका, कि इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में कुछ भी मुश्किल नहीं है, कोई भी काम मुश्किल नहीं है। लोग कहते हैं ना, मुश्किल है नहीं कर पाएंगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्यों मुश्किल नहीं है? उसके लिए तो आपको हिम्मत करनी पड़ेगी ना, आपके अंदर से वो आवाज़ आनी चाहिए कि हाँ, ये कुछ मुश्किल नहीं है, मैं तो कर लूँगा, और मैं कर लूँगा और करके ही रहूँगा। अगर ये फीलिंग आ जाती है, तो आपके लिए वो काम जो होगा, जो आप करने वाले हैं, जो आपका लक्ष्य, वो उसके आपके सामने कोई भी बाधा नहीं लाएगा, कोई भी मुश्किल नहीं रहेगी। और जो आपने ख्वाब देखा है, वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे हकीकत में बदलने लगेंगे। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, कोशिश करनी है, हल्का एक कदम बढ़ाना है, एक कोशिश करनी है। और उस हल्के से कदम से, एक एक स्टेप से, आपकी जो छोटी छोटी कोशिश होगी, वो एक जगह जा करके एक आगे जा करके क्या हकीकत में चेंज हो जाएगी। बस उसके लिए आपको क्या करना है, हिम्मत करनी है। और हिम्मत करके उस कोशिश को लगातार, और कोशिश एक ही बार नहीं करनी, लगातार 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 करते रहना है, तभी आपको क्या है, सफलता मिलेगी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। मध्य प्रदेश कला परिषद खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन कब से कब तक मनाएगा? मध्य प्रदेश कला परिषद जो है, ये खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन कब से कब तक मनाएगा? तो ये कब से कब तक मनाएगा? 20 फरवरी से 26 फरवरी। तो 20 फरवरी से 26 फरवरी तक इस महोत्सव का क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा। और ये आयोजन जो है, ये महोत्सव जो है, वो फरवरी मंथ में ही मनाया जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो 20 से 26 तक ये मनाए जाने की घोषणा की गई, मतलब मनाया जा रहा है। और बात करें कि ये कहाँ मनाया जा रहा है, तो इसमें जो है कि मध्य प्रदेश, तो ये तो क्लियर हो गया कि कहाँ मनाया जाता है खजुराहो नृत्य। एक तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ हो रहा है, तो एमपी में हो रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? मध्य प्रदेश कला परिषद के द्वारा आयोजन किया जा रहा है। कब से कब तक? 20 से 26 फरवरी। तो इतने क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए होंगे। और ये हर साल मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? जो एमपी सरकार का जो संस्कृति विभाग है, मध्य प्रदेश का जो संस्कृति विभाग है, उसके द्वारा ये हर साल आयोजित होता है। और इसमें क्या होता है, नृत्य होता है। ये यहाँ लिखा ना, खजुराहो नृत्य महोत्सव, तो ये नृत्य महोत्सव देख लेते हैं और भी फैक्ट्स के इसमें क्या कह रहा है। और इसमें क्या होता है कि पूरे भारत के जो लोकप्रिय शास्त्रीय नर्तक होते हैं, वो इसमें क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। ये इसमें क्या करते हैं, शास्त्रीय नर्तक जो होते हैं वो प्रदर्शन करते हैं। और देख लेते हैं इसके बारे में और भी फैक्ट, कि इसमें क्या हुआ था। ये खजुराहो नृत्य महोत्सव जो है, इस कला के सम्मान के लिए, इस कला के सम्मान के लिए कब स्टार्ट हुआ था? 1975, 1975 में शुरू हुआ था। और तभी से ये क्या किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। और बात करें कि जो एमपी के राज्यपाल हैं, क्या नाम है उनका? मंगू भाई। ये नाम तो आपको भूलेगा ही नहीं है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल को ना, मंगू भाई, यानी मंगू भाई पटेल। तो इन्होंने जो स्वतंत्रता का, तो अमृत महोत्सव चल रहा है, 75 वर्षगांठ मनाई जा रही है। तो उस अमृत महोत्सव के अवसर पर जो है, ये जो विश्व पर्यटन स्थल है खजुराहो, ये विश्व पर्यटन स्थल है खजुराहो, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, 48 नंबर का, इस बार जो है 48वें नंबर का ये खजुराहो नृत्य महोत्सव मनाया जा रहा है। तो ये आपको क्लियर हो गया है। और ये उद्घाटन किसने किया? तो राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा।
और कुछ बात कर लें इसके बारे में, देख लेते हैं कि ये जो यहाँ पर क्या होता है, ये नृत्य महोत्सव जो है उसी मंदिर में ही शुरू हुआ था 1975 में। मैंने अभी बताया कि ये 1975 में स्टार्ट हुआ था। तो ये मंदिर परिसर से ही शुरू हुआ था। फिर क्या होता है, 2-3 साल बाद इसे मंदिर परिसर में करने की अनुमति नहीं दी गई। ये कहा गया इसको क्या किया जाए, बाहर आयोजित किया जाए। तो कुछ मतलब क्या हुआ, ये बाहर आयोजित किया गया कुछ समय तक। फिर क्या होता है कि पिछले साल अभी क्या हुआ, जो संस्कृति विभाग है उन्होंने कहा नहीं, इस आयोजन को क्या किया जाए कि मंदिर परिसर में ही आयोजित किया जाए। और उसके बाद से क्या मतलब लास्ट ईयर भी हुआ और इस साल भी क्या है, ये मंदिर परिसर में ही आयोजित किया जा रहा है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर क्या जब ये मतलब हो जाएगा, आयोजन हो जाएगा, क्योंकि 26 फरवरी तक है, फिर इसमें लास्ट में क्या होता है कि एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है राज्य रूपांकर कला पुरस्कार। तो ये भी प्रदान किए जाएंगे। और एक है कि नृत्य के लिए एक राष्ट्रीय कालिदास सम्मान है, ये भी लिख लीजिएगा कि उस नृत्य के लिए क्या दिया जाएगा, राष्ट्रीय कालिदास सम्मान और मध्य प्रदेश राज्य रूपांकर कला पुरस्कार भी उस समारोह में क्या प्रदान किए जाएंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। खजुराहो महोत्सव जो है, खजुराहो नृत्य महोत्सव, वहाँ पे क्या होता है, भारतीय नृत्य रूपों की क्या होती है, एक अभिव्यक्ति होती है। खजुराहो महोत्सव में क्या होता है कि नृत्य महोत्सव मतलब उसमें क्या होता है, भारतीय नृत्य रूपों की क्या एक अभिव्यक्ति है। इसमें क्या होता है कि ये चित्रगुप्त और विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने एक खुला हवाई मंच होता है, जिसमें क्या होता है, सभी संगीत कार्यक्रम होते हैं। और इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। बस इसमें ये मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इसमें नृत्य का क्या होता है, प्रदर्शन किया जाता है, विभिन्न प्रकार के नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। और एक और महोत्सव होता है तानसेन समारोह। तानसेन समारोह जो है, ये भारत में सबसे पुराना और सबसे शानदार कौन सा है, तानसेन, ये संगीत के लिए संगीत से संबंधित है, ये संगीत। और ये खजुराहो नृत्य से संबंधित और ये तानसेन जो है संगीत से संबंधित। तो ये त्यौहार भारत में सबसे पुराना और सबसे शानदार संगीत समारोह में से एक है। और ये जो प्रसिद्ध संगीत उस्ताद तानसेन है, उन्हीं के सम्मान में ये। तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ये क्वेश्चन अपने किसी दिन अपने लेक्चर में ही इसको मैंने डिस्कस किया था, उस टाइम भी चर्चा में था, फिर ये चर्चा में आया तो सोचा एक बार डिस्कस कर ले ताकि आपको एक बार और क्लियर हो जाए, रिवीजन हो जाए। लेवेंडर अरोमा की खेती या बैगनी क्रांति का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से, जो शुरू से बने हुए उनको ये क्लियर हो गया होगा। लेकिन चलते हैं एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। लेवेंडर, इसको क्या कहते हैं, अरोमा कहते हैं। तो इसकी खेती और इसी की लेवेंडर की खेती को ही क्या कहते हैं, बैगनी क्रांति कहते हैं। इसका संबंध किस राज्य या यूटी से है, तो किससे है इसका संबंध, जम्मू कश्मीर से है। अभी क्या हुआ है, जम्मू कश्मीर में जो केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, कौन है विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री, ये भी कई बार बता चुके, आपको पता ही होगा, ये हैं जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो इन्होंने क्या किया, इस दिशा की अध्यक्षता की। अब ये दिशा क्या है तो बता दे रहे हैं, डी से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट, और एक मिनट, यहाँ में दिशा का मतलब इसमें क्या हुआ कि दिशा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी, दिशा की बैठकों की अध्यक्षता की है। मतलब कि अगर इसको हिंदी में कहें तो जम्मू कश्मीर में कई जिलों की जो जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति थी, उसी की ये क्या की जाती है, अध्यक्षता करते हैं केंद्रीय जो प्रौद्योगिकी मंत्री हैं जितेंद्र सिंह ने इस बैठक की अध्यक्षता की। और इसमें जो मोदी जी ने स्टार्ट की थी, क्या स्टार्ट की थी, एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद, एक प्रोडक्ट। इसी पहल के तहत ये जो लेवेंडर है, इस पहल के तहत इस लेवेंडर, मतलब ये जो लेवेंडर है, ये अरोमा है, इसको बढ़ावा देने के लिए, इसको क्या करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए इस लेवेंडर को डोडा ब्रांड उत्पाद के रूप में नामित करना था। इस मतलब अध्यक्षता में इस लेवेंडर को बढ़ावा देने के लिए इसको डोडा ब्रांड उत्पाद के रूप में इसको क्या करना था, नामित करना था।
तो ये एक फैक्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा। और जम्मू कश्मीर में ये जो जम्मू कश्मीर में एक है जिला, डोडा जिला। अब आपको समझ में आ गया हो कि इसको डोडा ब्रांड के रूप में नामित करना था, तो क्यों डोडा ब्रांड के? क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो डोडा जिला है वहाँ पर इसकी खेती का समझ लीजिए एक जन्म स्थान है, मूल स्थान है कि वहीं पर इसकी खेती होती है। तो वैसे देखा जाए तो वहीं पर ही नहीं होती है, लेकिन उसका जन्म स्थान लेवेंडर की खेती का डोडा ही माना जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लगभग जितने 20 ज़िले हैं, सभी ज़िलों में इसकी खेती की जाती है, इस लेवेंडर की खेती की जाती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं बैगनी क्रांति क्या है। आपको थोड़ा इमेज दिखाते हैं, ये आप देख रहे होंगे, ये है लेवेंडर, इसी की खेती की बात की जा रही है। ये जो है बैगनी क्रांति इसी को कहते हैं, बैगनी क्रांति, बैगनी क्रांति। तो ये है क्या? तो जो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री मैंने बताया, मंत्रालय बताया, उन्हीं के द्वारा ये शुरू किया गया था। क्या शुरू किया गया था? अरोमा मिशन के तहत ही बैगनी क्रांति शुरू की गई थी। किस मिशन के तहत? अरोमा यानी लेवेंडर मिशन के तहत इसकी क्रांति शुरू की गई थी, बैगनी क्रांति। और ये किसके माध्यम से मतलब कार्यान्वित किया जाता है? तो देखा जाए तो जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद है उसके द्वारा, अरोमा मिशन जो है वो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा अपनी जम्मू स्थित जो प्रयोगशाला है वहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन IIIM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसका मिशन का उद्देश्य क्या है? तो मिशन का उद्देश्य यही है कि जो घरेलू किसान हैं उनको सशक्त बनाना है। इस अरोमा मिशन जो पहल स्टार्ट की गई थी, इसका उद्देश्य क्या है कि घरेलू किसानों को क्या करना है? घरेलू किसानों को सशक्त बनाना, सशक्त बनाना। और क्या करना है? जो ये सुगंधित पौधे होते हैं, औषधीय पौधे होते हैं, तो सुगंधित पौधों की खेती करना, सुगंधित पौधों की क्या करना? खेती करना। और जो सुगंधित तेल हैं, जो इससे तेल बनते हैं, सुगंधित तेलों का जो आयात है उसको क्या करना? कम करना, तेलों के आयात को कम करना। और फिर जब आयात कम कर लेंगे तो जो घरेलू किस्म होंगी उसको क्या करेंगे? बढ़ा करके जो भारत की सुगंधित फसल आधारित कृषि अर्थव्यवस्था है उसका क्या करना है? समर्थन करना है। और अगर ये बात किया जाए, लेवेंडर जो है इसकी जो फसल है ये यूरोप की मूल निवासी है। ये भी ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, यूरोप की ये मूल निवासी है, मूल निवासी। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। अगर लेवेंडर की बात करें, इसकी खेती के बारे में बात करें, तो एक बार इसको लगा दो तो क्या होता? 10 से 12 साल तक रहता है। ये एक बार लगाने के बाद ये 10 से 12 साल तक रहता है। तो एक तरीके से कहें तो ये क्या है? एक 12 मासी फसल है, 12 मासी फसल है। और इसकी खेती जो है बंजर भूमि पर भी हो सकती है, और इसमें सिंचाई भी बहुत कम होती है, मतलब सिंचाई की भी बहुत कम आवश्यकता होती है। और एक और भी इसके लिए बेनिफिट है, मतलब इसको दूसरे फसल के साथ भी उगा सकते हैं। तो ये सारे इसके क्या हैं? बेनिफिट हैं। तो ऑलरेडी मैंने बता दिया, ये एक क्या है? यूरोपियन क्रॉप है। और इसको क्या किया गया? पहले इसको ये तो यूरोपियन क्रॉप है, फसल है, लेकिन इसको सबसे पहले कहाँ पर? कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद ये जम्मू के डोडा, किश्तवाड़, भदरवा क्षेत्र में लगाया गया। और जब इसका फ़ायदा देखा गया तो इसको हजारों किसानों के द्वारा क्या किया गया? इसकी खेती स्टार्ट की गई। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। सारे फैक्ट जितना था मैंने सब बता दिया है आपको। और इसमें जो है इसका मतलब जो लेवेंडर की खेती करने वाले किसान हैं, अगर देखा जाए जो पारंपरिक फसल की तुलना में इनको 5 से 6 गुना ज़्यादा आय प्राप्त होती है इसकी खेती करने से। तो ये सारे फैक्ट आपको क्या रखने हैं? याद रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले कुछ फैक्ट और आपको पता ही होगा, मैंने कई बार बताया तो रिवीजन हो जाएगा, कि जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है, दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा जो रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है, किस नदी पर? चिनाब नदी पर, वो जम्मू कश्मीर में ही है। और अगर बात करें एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, ये एक मिनट लिख दे रहे हैं, ट्यूलिप गार्डन, ये भी कहाँ पर? जम्मू कश्मीर।
जम्मू कश्मीर में ये भी बनाया गया है। और भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन की बात करें तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21 फरवरी 2022 को किस राज्य की प्रख्यात गांधीवादी समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी शकुंतला चौधरी का निधन हो गया है। देख लेते हैं। तो ये कहाँ की हैं, मतलब किस राज्य की हैं। ये तो पता चल गया कि शकुंतला चौधरी का निधन हो गया है। तो ये कहाँ की, असम के कामरूप जिले में, असम के कामरूप की ये रहने वाली थी। और इनका अभी जब निधन हुआ है तो ये कितने ईयर की, 102 102 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। ये इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इन्होंने ये क्यों इतना, मतलब एक तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि गांधीवादी समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थी ये, इसलिए ये, और इन्हें मतलब भारत सरकार के द्वारा इन्हें इस साल पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करने की भी घोषणा की गई थी। और इनको किस नाम से जाना जाता है ये भी देख लीजिए। शकुंतला चौधरी तो है ही, शकुंतला बाई देव के नाम से, शकुंतला बाई देव के नाम से ये लोकप्रिय थी। और इन्होंने क्या, इन्होंने गांधीवादी जो मूल्य है उसको बढ़ावा देने के लिए बहुत काम किया, इन्होंने बहुत बढ़ावा दिया। तो उसके लिए इनको याद किया जाएगा, गांधीवादी मूल्य को बढ़ावा देने के लिए इनको याद किया जाएगा। और इन्होंने देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है वहाँ पर विशेष रूप से, जैसे देखा जाए नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में महात्मा गांधी के जो आदर्श थे उसको क्या किया है, इन्होंने जन जन तक, घर घर तक पहुँचाया है। और इनका जो बहुत ज़्यादा हिस्सा था, अधिकांश जीवन जो इनका था वो कहाँ पर इन्होंने बिताया, कस्तूरबा आश्रम में। तो इनके बारे में थोड़ा मैंने डिटेल बता दिया। और ये जो थे आचार्य विनोबा भावे, इनके साथ ये क्या कि भूदान आंदोलन के दौरान, भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे का है, तो उन्हीं के साथ ये क्या थी, 1.5 वर्ष की लंबी पद यात्रा में इन्होंने भाग लिया था। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर बात करें कि अभी कुछ और फैक्ट की बात कर लेते हैं इनके बारे में, तो इतने फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा, आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और अभी कुछ दिन पहले ही क्या हुआ था कि सिंधु ताई सपकाले का भी निधन हो गया था। 73 ईयर में, वर्ष की उम्र में इनका भी डेथ हो गया था। और वो सिंधु ताई सपकाले महाराष्ट्र की मदर टेरेसा के नाम से जानी जाती हैं। और लता मंगेशकर जी का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है 92 साल की उम्र में, जिसमें इनके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इन्हें कब मतलब भारत रत्न प्रदान किया गया था। 2001 में प्रदान किया गया था। इनका जन्म 1929 में इंदौर में हुआ था, एमपी के इंदौर में। और स्वर कोकिला नाम से जानी जाती है, तो सबको पता है, इसको बताना ही नहीं है। और अगर असम की बात करें तो असम में एक सींग वाला गैंडा, जो असम का जो राजकीय पशु है, एक सींग वाला गैंडा, ये आपको पता ही होगा। और एक सींग वाला गैंडा जो है ये IUCN के किस लिस्ट में शामिल है, ये आपको रखना है। IUCN के रेड लिस्ट में ये शामिल है, लेकिन किस श्रेणी में ये शामिल है, तो संवेदनशील। अभी ये न्यूज़ में बना हुआ है इसलिए मैंने सोचा आपको बता दें, संवेदनशील यानी वल्नरेबल। तो ये आपको क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपको क्लियर हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हैं, ये देख लीजिए, इन्हीं की डेथ हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 से 29 मार्च, ये मार्च कह रहा है, 2022 तक ताज महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। यूपी का क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश स्पेशल, यूपी स्पेशल के क्वेश्चन में ये आप ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि क्या कह रहा है कि ताज महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, आगरा यूपी। तो ये 20 से 29 मार्च तक होगा। मतलब ये हर साल आयोजित किया जाता है 10 दिन के लिए, हर साल 10 दिन तक ये सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और यह सबसे क्या हुआ है, प्रसिद्ध कला, शिल्प, भोजन और सांस्कृतिक उत्सव है जो सर्दी और वसंत के बीच में आयोजित किया जाता है। पहले ये जो था, पहले ये 18 फरवरी से 27 फरवरी तक आयोजित किया जाने वाला था, लेकिन नहीं किया गया, ये अब यहाँ किया गया 20 से 29 मार्च। अब देख लिया जाए इसकी थीम क्या है, तो थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है। थीम नोट कर लीजिए कि क्या है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के संग, आज़ादी के अमृत महोत्सव के संग ताज के रंग, ऊपर लिख दे रहे हैं थोड़ा सा, ताज के रंग। इसकी थीम क्या है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के संग ताज के संग, इसकी थीम है ताज महोत्सव 2022 की।
ताज महोत्सव जो अगर इसकी बात करें तो ये कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था आपका 1992 में, 1992 में ये शुरू हुआ था। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। स्टार्ट क्यों किया गया था? तो जो शिल्पकार हैं उनके जो अभिनव कार्य होते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि वो क्या करें, अपने कौशल को प्रदर्शित कर सकें, और उन्हीं की सहायता करने के उद्देश्य से ही ये ताज महोत्सव आयोजित किया जाता है। और ये महोत्सव इस बार जो है ताज महोत्सव 2022 में ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? शिल्पग्राम में आयोजित किया जाएगा। कहाँ? शिल्पग्राम में। शिल्पग्राम में आयोजित किया जाएगा, इसको भी नोट रख करिएगा। और ये शिल्पग्राम जो है ये यूपी के आगरा में ही एक प्रसिद्ध क्या है? हस्तशिल्प गांव है जो ताजमहल से लगभग देखा जाए तो 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ताजमहल की बात करें तो ये तो पता चल ही गया आप लोगों की कि आगरा शहर में और किस नदी के, पूछता है किस नदी के किनारे है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यमुना नदी के किनारे स्थित है ये, यमुना नदी के किनारे। क्लियर। और इसको जो क्या कहते हैं, मुगल शासक शाहजहां थे, उन्होंने अपनी तीसरी पत्नी मुमताज महल की याद में जब उनकी डेथ हो गई थी तो उन्हीं की याद में ये बनवाया था। और इसका वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी, ये भी आपको याद रखना है, लाहौरी। ये क्लियर हो गया होगा। और एक दूसरे ताजमहल की भी संज्ञा दी गई है, किसको दी गई है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक मकबरा है जिसको कहते हैं बीबी का मकबरा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक मकबरा है, बीबी का मकबरा, तो उसको दूसरे ताजमहल की संज्ञा दी गई है, जिसे मुगल सम्राट औरंगजेब जो हैं उनके बेटे आजम शाह ने अपनी माँ रबिया उद दुरानी की याद में बनवाया था। कब बनवाया था? 1660-61 के लगभग बनवाया था। और उसे ताजमहल की तरह ही बनाया गया था, इसीलिए उसको दूसरा ताजमहल कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और देख लेते हैं कुछ चीज़ें। तो ये जो ताजमहल है ये यूनेस्को विश्व धरोहर में दर्जा कब दिया गया था? तो 1983 में इसको शामिल किया गया था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया गया था? 1983 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट करिएगा। 1983 में इसको शामिल किया गया था। और ये आपको तो पता ही है कि ये सफ़ेद पत्थर से बना स्मारक है। तो लेकिन अब ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये थोड़ा सा काला और पीला पड़ता जा रहा है। क्यों काला पीला पड़ता जा रहा है? रीज़न क्या है? एसिटिक एसिड, अम्लीय वर्षा, यही इसका रीज़न है। इसके मतलब हल्के पीलेपन के कारण क्या है? अम्लीय वर्षा है। चलिए, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ये अम्लीय वर्षा जो है, अम्लीय वर्षा, अब साइंस में हम लोग चले गए, करंट से हिस्ट्री से अब कहाँ गए? साइंस में। तो ये अम्लीय वर्षा जो है इसका कारण क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल एंड क्या है? नाइट्रिक अम्ल। तो इसी के कारण क्या है? अम्लीय वर्षा बनती। और अम्लीय वर्षा को क्या कहते हैं? इमारतों का कुष्ठ रोग कहते हैं। इमारतों का कुष्ठ रोग। तो इससे इमारतें क्या हो जाती हैं? काली और पीली पड़ जाती हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर बात करें कि लदर पार्क किस जिले को कहते हैं, तो आगरा को ही कहते हैं। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान भी कहाँ स्थित है? आगरा में ही स्थित है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पूछे गए। ये देखिए, ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वित्तीय स्थिरता, इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हाल ही में वित्तीय स्थिरता विकास परिषद की बैठक 20 फरवरी 2022 को मुंबई में आयोजित की गई। कहाँ आयोजित की गई? मुंबई में। ये किस नंबर की बैठक थी? इस बार जो बैठक हुई है वो किस नंबर की थी? तो 25वीं बैठक है। 25वीं नंबर की ये बैठक है जो कि मुंबई में हाल ही में आयोजित की गई है। अगर बात करें वित्तीय स्थिरता विकास परिषद की, तो इसकी इंग्लिश देख लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं? FSDC का मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। फाइनेंशियल वित्तीय, स्टेबिलिटी स्थिरता, विकास डेवलपमेंट, सी काउंसिल। क्लियर हो गया होगा। इसका FSDC की बात करें तो इसका गठन 2010 में हुआ था, 2010 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री। इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री करते हैं।
तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री। ये आपको पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट है कि इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वित्त मंत्री ही होते हैं। और इसका गठन कब हुआ था? 2010 में हुआ था। ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। अगर बात करें कि इसके सदस्य में और कौन कौन होता है, तो इसके सदस्य में देखा जाए तो आरबीआई के गवर्नर होते हैं, वित्त सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव, वित्तीय सेवा विभाग के सचिव, और मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय, सेबी के अध्यक्ष, इरडा के अध्यक्ष, पीएफआरडीए के अध्यक्ष को शामिल किया जाता है। अब बात करें कि ये एफएसडीसी जो है ये काम क्या करता है, इसका काम क्या है, तो इसका काम इसी के नाम से ही स्पष्ट है, क्लियर है कि इसका कार्य वित्तीय स्थिरता है। इसका कार्य क्या है? वित्तीय स्थिरता है, वित्तीय क्षेत्र का विकास है, वित्तीय साक्षरता है, वित्तीय समावेशन है, और बड़ी वित्तीय कंपनी के कामकाज सहित अर्थव्यवस्था से जो जुड़े छोटे छोटे मुद्दे हैं उनका क्या करना है? पर्यवेक्षण करना है। उसका क्या करना है? पर्यवेक्षण करना है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर देखा जाए तो ये जो वित्तीय परिषद वित्तीय स्थिरता विकास परिषद है, मैंने बताया 2010 में इसका गठन हुआ था। किसकी सिफारिश पर हुआ था? तो ये भी नोट कर लीजिएगा, रघुराम राजन समिति। रघुराम राजन समिति इंपॉर्टेंट है कि इसी की सिफारिश पर इसका क्या हुआ था? गठन हुआ था। क्लियर हो गया होगा। मेन बस आपको इतना याद रखना है कि इसका क्या उद्देश्य है, इसका क्या काम है। तो वित्तीय स्थिरता को यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को क्या करना है? बनाए रखना है। यही इसका क्या है? कार्य है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ दिन पहले मैंने डिस्कस किया था, मौद्रिक नीति समिति आया था क्वेश्चन में, टॉप करंट में था, तो मैंने उसको डिस्कस किया था। आपको क्लियर भी होगा कि अगर पूछ ले कि ये दोनों क्वेश्चन आपको एक साथ लिख लीजिएगा, वहाँ लिखे होंगे, इसके लिख लीजिएगा यहाँ भी कि एफएसडीसी के अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। क्लियर। और अगर ये पूछ ले कि मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्ष कौन होते हैं, तो आरबीआई का गवर्नर होता है। और आरबीआई का गवर्नर और मौद्रिक नीति समिति जो है ये एक साल में कितनी बार जारी होती है? तो 6 बार जारी होती है, यानी हर 2 महीने पर। तो क्वेश्चन पूछ चुका है कि ये कब जारी होती है? हर 2 महीने पर जारी होती है, यानी एक साल में 6 बार जारी होती है। और ये जो मौद्रिक नीति समिति, इसका क्या होता है? मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना इसका कार्य होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने सारे आपको बता दिए। और आरबीआई के बारे में तो आपको कई बार बताया, तो उसको बताने की जरूरत है नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो कौन सा बन गया? असम बन गया है। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, तो ये असम राज्य जो है ये देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो ये सर्विस स्टार्ट किया है। इसमें क्या है कि जो सीएम है वहाँ के असम के, क्या नाम है उनका? हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने ही क्या किया है? इसको लॉन्च किया है, इसका उद्घाटन किया है। कहाँ पर? असम प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज में 19 फरवरी को क्या किया है? 19 फरवरी को असम प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज में इसको क्या किया है? लॉन्च किया है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसको विकसित किसके द्वारा किया गया? तो इसको भी थोड़ा नोट कर लीजिएगा, 1 मिनट। ये जो है आईआईटी मद्रास के प्रमुख के सहयोग से परिवहन विभाग द्वारा, आईआईटी मद्रास के सहयोग से परिवहन विभाग द्वारा इसको क्या किया गया है? स्टार्ट किया गया है। तो ये भी आपको क्लियर हो, मतलब विकसित किया गया है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन होगी, इसके कारण क्या होगी? जो रात की नौका सेवा होगी वो कहाँ से? जोरहाट, धुबरी और अन्य स्थानों पर क्या हो सकती संचालित होगी। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब धुबरी आपने नाम सुना तो इससे कुछ आपको आइडिया हो गया होगा, कुछ दिमाग में आया होगा कि धुबरी, तो अभी बता दे रहे हैं, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं इसको पूरा। चलिए बता ही दे रहे हैं जब आ ही गया है धुबरी नाम। तो ये जो धुबरी है ये क्या नाम है? धुबरी से सदिया तक क्या हुआ था? 1988 में, धुबरी से सदिया तक 1988 में करीब 891 किलोमीटर तक जो राष्ट्रीय जलमार्ग है, नेशनल वाटरवेज है, इसको क्या करती है? ये NW मतलब राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो है 2, ये कहाँ से कहाँ तक? इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो है 891 किलोमीटर धुबरी से सदिया 1988 में, ये आपको क्लियर हो गया होगा। और धुबरी और ये किस नदी पर है धुबरी? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर पहला
ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया पहला बड़ा टर्मिनल है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या अगर एक की बात करें, दो तो मैंने बता दिया, अगर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या एक की बात करें तो ये इलाहाबाद से हल्दिया, एक जगह सारा नोट कर लीजिए, इलाहाबाद से हल्दिया, हल्दिया ये इसको राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या एक का दर्जा दिया गया है इलाहाबाद से हल्दिया को। और ये जो है कहाँ पर, गंगा भागीरथी हुगली नदी तंत्र में ये स्थित है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नेशनल मतलब राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 की बात करें, तीसरी जो संख्या है ये कहाँ पर है, तो ये जो अगर देखा जाए तो कोट्टापुरम से कोल्लम, कोट्टापुरम से कोल्लम के बीच स्थित है, कोल्लम के बीच स्थित है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 देखें, वैसे आपको 2 ध्यान रखना है और 1 ध्यान रखना है, ये ज़्यादा पूछता है लेकिन बता दे रहे हैं, कुछ भी पूछ सकता है। चौथा जो है ये गोदावरी और कृष्णा नदी से लगा हुआ है, काकीनाडा से पुदुचेरी नहर को ये जोड़ता है। ये काकीनाडा से पुदुचेरी नहर को, ये 2008 में इसको राष्ट्रीय जलमार्ग 4 घोषित किया गया था। काकीनाडा से पुदुचेरी, गोदावरी और ये कृष्णा नदी से लगा हुआ है, गोदावरी और कृष्णा नदी से लगा हुआ है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें असम के सीएम की, तो सर्बानंद सोनोवाल वहाँ के सीएम हैं। और क्या नाम है, ये अभी मैंने क्या बताया कि जो वहाँ के सीएम हैं ये हेमंत विश्वा शर्मा है। तो ये आपको क्लियर हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया था, सॉरी, ये हो गया। और असम का लोक नृत्य जो है वो बिहू है, ये भी आपको पता है, बिहू वहीं का है। और एक और है क्या नाम है, सत्रिया, तो वो भी आपको ध्यान रखना, कई बार बता चुके हैं सारी चीज़ें। और जीआई टैग की बात करें असम में, तो जैसे मूगा सिल्क ऑफ क्या नाम है, असम का मूगा सिल्क। और बात करें उसकी क्या नाम है, कार्बी आंगलोंग जिंजर वहीं का है। तेजपुर लीची, जोहा राइस ऑफ असम, बोका चौल और काजी नींबू, ये भी अभी हाल ही में मैंने किसी वीडियो में बताया था अपने। तो ये सारे आपको याद रखना है, ये सब वहाँ के जीआई टैग हैं जो मिल चुके हैं। जुड़ीमा शराब जीआई टैग इसको मिला। और जीआई टैग जो है 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। 1999 एक्ट के तहत 10 वर्ष के लिए जीआई टैग दिया जाता है। ये सब आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में खेतों में कीटनाशकों के छिड़काव के लिए कितने किसान ड्रोन की शुरुआत करने की घोषणा की है। 100 किसान ड्रोन की। किसान ड्रोन की चर्चा हमारे बजट में की जा चुकी है। तो उसी के तहत इसमें क्या किया गया, कीटनाशकों के छिड़काव के लिए। तो ये ध्यान रखना कि किसान ड्रोन का यूज़ कहाँ पर होगा, कीटनाशक के छिड़काव के लिए। और कितनी शुरुआत करने की घोषणा की गई है, 100। तो ये जो है कि रासायनिक मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए, किसके लिए किसान ड्रोन की शुरुआत, इसका उद्देश्य क्या होगा, रासायनिक मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए। रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य यही है, खेती को क्या करना, बढ़ावा देना। और इसकी पहली बार जो मतलब घोषणा की गई है बजट 2022 में की गई, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। इससे पहले क्या हुआ था, सरकार ने क्या किया था कि देश में जो ड्रोन का आयात हो रहा था उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्यों लगा दिया था, इससे ये होगा कि देश के भीतर ही क्या हो, इस ड्रोन के निर्माण को प्रोत्साहित किया जा सके। किस योजना के तहत, ड्रोन शक्ति योजना के तहत, इसीलिए उसके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जनवरी 2022 में क्या होता है, किसानों के लिए ड्रोन को अधिक सुलभ बनाने के लिए एक मिनट योजना SMAM मतलब कि इसका क्या है कि उसको ड्रोन को सुलभ बनाने के उद्देश्य से कृषि मशीनीकरण पर उपमिशन योजना के लिए गाइडलाइन डिसाइड किए गए, जारी किए गए जनवरी 2022 में। अब देख लेते हैं कि किसान ड्रोन है क्या। तो किसान ड्रोन वही है कि एक क्या होता है, इसमें एक मानव रहित टैंक होता है। ये क्या होता है, मानव रहित, मानव युक्त नहीं, मानव रहित टैंक होता है। एक मिनट आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ इमेज में है, ये देखिए, ये क्या होता है, मानव रहित एक टैंक होता है जिसमें क्या भरा होता है, कीटनाशक और पोषक तत्व भरा होता है, कीटनाशक और पोषक तत्व भरा होता है ये। और इसमें लगभग देखा जाए तो 5 से 10 किलोग्राम की उच्च क्षमता इसमें होती है, मौजूद होती है। और इसमें क्या होता है कि मात्र 15 मिनट में
1 एकड़ जमीन पर 5 से 10 किलोग्राम कीटनाशक का छिड़काव किया जा सकता है मात्र 15 मिनट में। 1 एकड़ जमीन पर ये 5 से 10 किलोग्राम कीटनाशक छिड़क सकता है। और इससे जब हो जाएगा, जब 15 मिनट में हो जाए, तो इससे क्या क्या हो रहा है, समय की बचत हो रही है, मेहनत कम लग रहा है और छिड़काव समान रूप से हो जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका उपयोग क्या हो, इससे क्या होगा, इसका उपयोग और क्या होगा, खेतों से सब्जी, फल, मछली आदि को ये क्या करेगा, बाजार तक ले जाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाएगा। इससे क्या होगा, वस्तु की आपूर्ति जो होगी वो कम से कम नुकसान के साथ सीधे बाजार में पहुंच जाएगी। और उसमें जब सीधे डायरेक्ट बाजार में ये पहुंच जाएगी तो उससे आपका समय बचेगा और किसान और मछुआरे जो होंगे उनको क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और स्वामित्व योजना आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो स्वामित्व योजना के तहत ही ये जो ड्रोन तकनीकी होगी इसके माध्यम से क्या किया जाएगा कि जो भूमि रिकॉर्ड होंगे उनका क्या किया जाएगा, दस्तावेजीकरण किया जा रहा है। वो तो ऑलरेडी किया जा रहा है, ड्रोन तकनीकी के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत इसका भू रिकॉर्ड का दस्तावेजीकरण किया जा रहा है। अब क्या, अब इसके साथ ही क्या होगा, दवाएं, टीकों की आपूर्ति और फसलों पर कीटनाशक आदि के लिए भी इसका यूज़ किया जाए। तो इसके बहुत यूज़ हैं, अभी बहुत चर्चा में चल रहा है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये आपका फंस सकता है। और ये आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर देखा जाए भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद, उसका क्या नाम था, भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद का क्या नाम था, इंद्रजाल। इसको हैदराबाद में स्थित ग्रेन रोबोटिक्स के द्वारा विकसित किया गया था। ये जुलाई 2021 की न्यूज़ है। तो अभी रिवीजन कर लीजिए, मैंने ये भी आपको फटाफट बता दिया है। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिनट। किस देश की पुरुष टीम 20 फरवरी 2022 को आईसीसी रैंकिंग में नंबर वन बन गई है? तो देख लेते हैं। तो वो है भारत क्या है, जो तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में किसको हरा करके, वेस्ट इंडीज़ को हरा करके ये क्या की है, सीरीज़ अपने नाम कर ली है, 3-0 से अपने नाम कर ली है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस देश की पुरुष टीम ने, तो ये भारत, किसको हरा करके, वेस्ट इंडीज़ को हरा करके। और बात करें कि भारतीय टीम जो ये, एक मिनट, तीसरे, कंफ्यूज मत होइए, हम लिख दे रहे हैं, तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में किसको हरा करके, वेस्ट इंडीज़ को हरा करके 17 रन से हरा करके। ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही देखा जाए तो भारतीय टीम T20 आईसीसी रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गई और उसने इंग्लैंड को पीछे छोड़ा है। ये आपको ध्यान रखना है। 6 वर्ष में पहली बार ऐसा हुआ है, 6 वर्ष में ऐसा पहली बार हुआ है कि ये सीरीज इसके नाम हुई है। और इसने किसको पीछे छोड़ करके आगे बढ़ा, इंग्लैंड को। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और पहली बार जब इस मतलब T20 रैंकिंग में पहली पोजीशन जब इसने भारत ने हासिल की थी, तो वो किसकी कप्तानी में, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। कब, 2016 में इसने मतलब ये रैंकिंग हासिल की थी। उसके बाद ये अभी इसने क्या है, फर्स्ट रैंक पर आया हुआ है। और किसकी कप्तानी में, रोहित शर्मा। तो ऐसे मतलब इस भारत को नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंचाने वाले रोहित शर्मा जो है दूसरे कप्तान बन गए हैं। तो ये पूरे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में किस राज्य को अपना पहला जैव विविधता पार्क मिला है? तो किसको मिला, हिमाचल प्रदेश को। तो यहाँ पर एक जड़ी बूटी थी, हिमालयी जड़ी बूटी थी, जिसको लुप्तप्राय घोषित कर दिया गया था। तो इसमें क्या किया गया है कि उस लुप्तप्राय हिमालयी जड़ी बूटियों के संरक्षण में ये अपना योगदान देने वाला जो पहला जैव विविधता पार्क, उसको हिमाचल प्रदेश को क्या है, मिल गया है। और ये पार्क जो है मंडी की भूलाह घाटी में। और ये पार्क कहाँ बनेगा, एक मिनट, ये पार्क मंडी की, यहाँ लिख दे रहे हैं, वहाँ दिख नहीं रहा, मंडी की भूलाह घाटी में बनने के लिए वहाँ मतलब बनेगा ही। मंडी की, हिमाचल प्रदेश में मंडी की भूलाह घाटी में ये बनाया जाएगा 1 करोड़ की लागत से। ये आपको क्लियर हो गया होगा।
और इसका उद्देश्य क्या है, तो हिमालय में जो पाए जाने वाले विभिन्न औषधीय हैं, जड़ी बूटी हैं, उनकी खोज करने के लिए जो शोधकर्ता हैं उनको क्या किया, उनके 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 लिए एक नया अवसर प्रदान किया, नया अवसर का विस्तार किया जाएगा, ताकि उसके साथ साथ क्या होगा, पर्यटन गतिविधि को भी क्या किया जाएगा, उससे जोड़ा जाएगा, और जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, तो इसमें शोध किया जाएगा जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो ये सारे इसके हैं, तो आपको बस ये याद रखना है, हिमाचल प्रदेश के मंडी की भूला घाटी में, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये जैव विविधता पार्क महत्वपूर्ण क्यों होते हैं इतना, तो ये इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये जो मानव जाति है उसके निरंतर अस्तित्व के लिए, मानव जाति के अस्तित्व के लिए क्या होते हैं, एक बहुमूल्य संसाधन होता है, और इसी के लिए क्या होता है, ये इसके संरक्षण का संबंध मनुष्य और वातावरण का जो मनुष्य होते हैं और जो वातावरण होते हैं उनके बीच संतुलन स्थापित करने के लिए इसका क्या होता है, इसका अस्तित्व हमें बनाए रखना होता है। ये हमें इसलिए ये महत्वपूर्ण होते हैं, और इसके महत्वपूर्ण के लिए हमें, जैसे कि क्यों ये महत्वपूर्ण है, तो इसमें और भी है, जैसे कि पर्यावरण की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, और क्या होता है, जैव विविधता को शहर और लोगों से जोड़ना, इको टूरिज्म को बढ़ावा देना, तो ये सारे फैक्ट हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। और क्या होता है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, पता है, ग्रीष्मकालीन में शिमला होती है और धर्मशाला, यहाँ पे 2 राजधानियाँ हैं, ग्रीष्मकालीन शिमला और शीतकालीन धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल जो हैं वो राजेंद्र अरलेकर हैं, लिख दे रहे हैं, राजेंद्र अरलेकर, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, जयराम ठाकुर। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको हम शॉर्ट में ही बताने की कोशिश करेंगे, शॉर्ट में ही बताएंगे, क्योंकि इस पर हम एक दिन खाली इसी का एक वीडियो अपलोड कर देंगे, आप लोग वहाँ देख लीजिएगा। बस देख ले रहे हैं क्या है। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डोनेट्स्क एंड लुहांस्क में अलगाववादी क्षेत्र की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी है। यह दोनों क्षेत्र किस देश में स्थित हैं, तो दोनों क्षेत्र किस देश में स्थित हैं, तो यूक्रेन में स्थित हैं। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, हम मैप देखना पड़ेगा, 1 मिनट। ये देखिए, ये है, ये देखिए। तो अभी क्या हुआ है कि रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने क्या किया है, जो पूर्वी यूक्रेन है उसके 2 अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसे ये लुहांस्क और ये डोनेट्स्क, इसको क्या किया है, इन्होंने स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी है। इसीलिए क्या है, चर्चा में तो ऑलरेडी बहुत दिन से है, बहुत 1-2 मतलब ये कई महीनों से चला आ रहा है, सालों से चला आ रहा है ये विवाद, लेकिन अभी जो है इसने क्या किया है, इसको स्वतंत्र घोषित कर दिया है। ठीक है, चलिए, स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब जब स्वतंत्र घोषित कर दिया गया तो इससे क्या हुआ, जो यूक्रेन है, यूक्रेन और रशिया के बीच क्या हुआ, तनाव और ज़्यादा बढ़ गया। यूक्रेन, ये रशिया, और जो यूक्रेन है उसके बीच, और एक मैप होगा, 1 मिनट, ये देखिए, यूक्रेन और रशिया, तो इसके बीच जब इसने क्या किया है, वो डोनेट्स्क और क्या नाम है उसका, कि लुहांस्क, यहाँ लिख दे रहे हैं, 1 मिनट, डोनेट्स्क और लुहांस्क, इसको क्या किया है, स्वतंत्र घोषित कर दिया है। तो इससे इन दोनों के बीच क्या है, यूक्रेन और रूस के बीच काफ़ी तनाव बढ़ गया है। अब यहाँ पर ये हो रहा है, यूक्रेन के राष्ट्रपति जो हैं उनका नाम है वोलोडिमिर जेलेंस्की है, तो उन्होंने ये कहा है कि वो क्या करेगा, रूस के साथ अब क्या करेगा, संबंध तोड़ देगा, इवन यहाँ तक कह दिया है। और जो रूस है वो क्या है, रशिया जो है ये 2014 में क्या किया था, जो यूक्रेन का क्रीमिया है, 1 मिनट, ये देखिए, जो यूक्रेन का क्रीमिया है इस पे क्या किया था, इस पे 2014 में रशिया ने कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से दोनों देश क्या हैं, लगातार तनाव में चल रहे हैं। जब से ये क्रीमिया पर 2014 से ही ये चला आ रहा है, लगभग 8 साल। तो यूक्रेन के जो दोनों इलाके हैं, ये डोनबस्क और लुहांस्क, ये जो है डोनेट्स्क और लुहांस्क जो है, इसमें इसको क्या किया है, यूक्रेन के दोनों इलाके डोनेट्स्क और लुहांस्क को इसने क्या किया कि स्वघोषित पीपुल्स रिपब्लिक की मान्यता देने पर मतलब जब इसने स्वतंत्र घोषित कर दिया तो अमेरिका सहित कई जो यूरोपीय देश हैं इस पर इन्होंने अपनी बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया दी है। और अगर देखा जाए कि ये जो लुहांस्क है और डोनेट्स्क है, ये क्षेत्र क्या हैं, तो ये पूर्वी यूक्रेन का क्या है, ये दोनों हिस्सा हैं।
और अगर इन दोनों का जो सम्मिलित रूप है लुहांस्क और डोनेबस्क का जो सम्मिलित रूप है, इसको क्या कहा जाता है? डोनबास कहा जाता है। यहाँ लिखा भी है, ये देखिए, इसको क्या कहा जाता है? डोनबास कहा जाता है। इन दोनों के सम्मिलित रूप को कहा जाता है। और इसमें वही है कि इस इलाके में जो है रूस के समर्थन वाले जो अलगाववादी हैं उनका क्या है? कब्जा है इन दोनों क्षेत्र पर। और ये इलाके 2014 से ही यूक्रेनी सरकार के नियंत्रण से क्या है? बाहर हैं। यूक्रेन सरकार के नियंत्रण से ये दोनों क्षेत्र क्या हैं? बाहर है 2014 से। और ये दोनों क्षेत्र खुद को क्या किए हैं? स्वतंत्र पीपुल्स रिपब्लिक घोषित किए हुए हैं। और इन इलाकों को रूस और बेलारूस ने ही मान्यता दे रखी है। इन दोनों इलाकों को रूस और बेलारूस ने ही मान्यता दे रखी है। अगर बात करें कि यूक्रेन क्या आरोप लगा रहा है कि जो डोनबास एरिया है, ये जो एरिया है यहाँ पर अभी तक लगभग कितने 15,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि रूस क्या है? इसको इनकार कर रहा है इस बात से। अब हम आपको बता रहे हैं कि ये जो इसके लिए एक समझौता हुआ था जो कि इम्पोर्टेंट है, मिन्स्क समझौता। ये क्या है बता रहे हैं कि 2014 में क्या हुआ था? 2014 को यूक्रेन रशिया और डोनेटस्क और लुंगास्क, इसको डोनेटस्क को डीपीआर कहते हैं, डीपीआर यानी डोनेटस्क पीपल रिपब्लिक, और लुंगास्क को क्या कहते हैं? एलपीआर के प्रतिनिधियों ने क्या किया? यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में, यूक्रेन का ये जो डोनबास एरिया है यहाँ पर युद्ध को रोकने के लिए एक समझौता किया था, जिसका नाम 2014 में ही एक समझौता किया था जिसका नाम था मिन्स्क समझौता। और वहीं पर इसी के लिए कि वो युद्ध को विराम दिया जाए, युद्ध को रोक दिया जाए, इसी पर समझौता हुआ था। और ये मिन्स्क समझौता यूक्रेन पर त्रिपक्षीय संपर्क समूह द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें यूक्रेन, रशिया और OSCE के प्रतिनिधि क्या थे? शामिल थे। तो ये आपको थोड़ा बहुत क्लियर होगा। पूरा मुझे पता नहीं क्लियर हो पाएगा अभी, क्योंकि आपको अभी बेसिक नहीं पता। तो बेसिक हम बहुत डिटेल जा करके हम बताएंगे और भी चीज़ों को बताएंगे। वैसे मैंने लगभग सारा समेट दिया है छोटे में ही, शॉर्ट में ही, तो क्लियर हो गया होगा। बाकी अभी जो नए देख रहे होंगे उनको नहीं समझ में आएगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे संडे तक वीडियो अपलोड कर दें इसके लिए। तो ये जो 2014 में, सिंपल सा कह रहे हैं कि 2014 में क्या हुआ था? यूक्रेन का जो डोनबास इलाका था वहाँ पे उस समय क्या युद्ध चल रहा था। सिंपल वर्ड में अब कहना चाहिए, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझा रहे हैं, सिंपल वर्ड में कोशिश कर रहे हैं कि मिन्स्क जो था, मिन्स्क ये पूर्वी यूरोप के देश, ये पूर्वी यूरोप है। एक मिनट, आपको यहाँ दिखा रहे हैं इस मैप में, ये आपको दिख रहा होगा बेलारूस, ये एक मिनट, ये है बेलारूस। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मिन्स्क जो था ये बेलारूस की राजधानी है। तो यहाँ पर क्या होता है? 2014 में यूक्रेन का जो डोनबास इलाका था, जो कि ऑलरेडी मैंने वहाँ दिखा, डोनबास इलाका, वहाँ पे युद्ध चल रहा था उस टाइम। और उस युद्ध को समाप्त करने के लिए, अंत करने के लिए यूक्रेन, रशिया और यूरोपीय संस्था जो थी उसके बीच क्या होता है? यूरोपीय संस्था OSCE जो थी उसके बीच क्या होता है? एक समझौता होता है। और ये समझौता का उद्देश्य क्या था? बस युद्ध विराम था। क्लियर? डोनबास जो था, डोनबास इलाका, वो रशिया से सटा हुआ यूक्रेन का एक इलाका है। डोनबास जो है ये यूक्रेन से सटा हुआ क्या है? ये डोनबास जो है रशिया से सटा हुआ था, रशिया से सटा हुआ किसका है? यूक्रेन का इलाका है। जहाँ के दो क्षेत्र जो थे, डोनेटस्क और लुहांस्क, वहाँ पर 2014 से अलगाववादी आंदोलन क्या था? छिड़ा हुआ था। और मिन्स्क समझौते पर क्या, जब समझौते पर हस्ताक्षर हुआ, सभी पक्ष ने हस्ताक्षर किया कि अब नहीं होगा, इसको विराम कर दिया गया, इसीलिए हुआ ये था। लेकिन फिर भी ये युद्ध विराम हुआ नहीं। फिर एक और समझौते की जरूरत पड़ी और उस समझौते को 2015 में हस्ताक्षर किया गया, जिसको मिन्स्क द्वितीय कहा गया। वैसे देखा जाए तो ये समझौता भी युद्ध रोकने में असफल रहा, लेकिन सभी पक्ष ने ये मान लिया, सभी ने मान लिया कि भविष्य में जब कहीं ऐसा मसला होगा तो उसको निकालने के लिए सभी कोशिशों का आधार जो होगा यही मिन्स्क समझौता ही होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें रशिया की, तो रशिया की राजधानी आप लोग को पता ही है, मॉस्को, और यहाँ की रूस की मुद्रा रूबल है, और रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन, जिन्होंने ये अभी डिसीजन लिया है, जिन्होंने अलग किया है। तो ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये आप देख रहे होंगे। चलते हैं फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? कह रहा है टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो ऑप्शन है श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, बेंगलोर और कोयम्बटूर में। तो टीपू सुल्तान ने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो थी
श्रीरंगपट्टनम में, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ चुका है, श्रीरंगपट्टनम। और इन्होंने क्या किया था, जैकोबिन क्लब की स्थापना भी की थी, ये भी पूछता है, क्या की थी, जैकोबिन क्लब की स्थापना भी की थी और वो उसका सदस्य भी बना था। और ये क्या किया था, फ्रांस और मैसूर, ये इसने अपनी राजधानी में क्या किया था, फ्रांस और मैसूर के जो मैत्री का प्रतीक था, फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष क्या किया था, अपनी राजधानी में उसको लगाया था। क्वेश्चन पूछता है, ये सारे आपको फैक्ट याद होने चाहिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, ये भी पूछता है क्वेश्चन कि इसने क्या किया था कि मतलब जो इसके विदेशी समकालीन विदेशी राज्य थे उनसे मैत्री संबंध बनाना, अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए ये क्या किया था, कुस्तुनतुनिया अरब, कुस्तुनतुनिया को प्रेजेंट टाइम में, आधुनिक टाइम में उसको इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है, काबुल, मॉरिशस में इसने अपने दूत मंडल भी भेजे थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ये स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था, कैप्टन स्लीमैन। ठगों में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के अनुयायी शामिल थे। तो और ये अनुयायी शामिल थे, लेकिन इसमें क्या होता था कि लेकिन ये वास्तव में क्या थे, काली, दुर्गा और भवानी की पूजा करते थे और क्या करते थे, अपने शिकार का सिर काट करके देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उनका ये विश्वास था कि अगर ये धंधा जो है ये विधि का विधान है, ये विधि का विधान है और उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी तरह लिखी होती है जिस तरह हम लोग दे रहे हैं। तो ये सारे थे। सती प्रथा के प्रश्न पर भी मतभेद था इन लोगों, लेकिन ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो हैं, इन्होंने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया था। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि ठगी का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था। ये तो आपका क्या हो जाएगा, ये क्या नाम है इसका, स्लीमैन ने किया था। लेकिन ये किसने इनको नियुक्त किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का भी नाम इसमें आएगा, विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी, तो ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1765 में क्या होता है, 1765 में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की जाती है, द्वैध शासन की शुरुआत की जाती है। और वारेन हेस्टिंग आते हैं, वो 1772 में क्या करते हैं, 1772 में वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने दोहरी शासन प्रणाली को इसको क्या करती है, समाप्त कर देती है। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है, तो जनक की बात करें तो कौन माना जाता है, लियोनल कर्टिस को, सर लियोनल कर्टिस को माना जाता है, कर्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी, तो किसके समय बिछाई गई थी, लॉर्ड डलहौजी, ये तो सबको पता होगा, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में बिछाई गई थी। और पहली रेलवे लाइन जो थी वो 1853 में बम्बई टू थाड़े, बम्बई से थाड़े बिछाई गई थी डलहौजी के समय। और दूसरी रेलवे लाइन जो थी 1854 में कलकत्ता से रानीगंज के बीच बिछाई गई थी। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का क्या उद्देश्य था, तो देख लेते हैं इसका क्या उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य था, अगर पूछ ले मुंगेर का बरहिया ताल, तो इसका उद्देश्य था बकाष्ठ भूमि की वापसी की मांग, बकाष्ठ भूमि जो थी उसकी वापसी का मांग। मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य बकाष्ठ भूमि की वापसी की मांग थी। यह आंदोलन जो था 1935 यानी 1935 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। तो ये आपका क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में और किस अनुच्छेद में किया गया, साथ में ये भी बताना किस समिति की सिफारिश पर। तो ये सारे आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, आप लोग दे दीजिएगा। चलते हैं आज का रिवीजन देख लेते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को। सामाजिक न्याय दिवस हर साल कब मनाया जाता है, 20 फरवरी को। प्रोजेक्ट रिवार्ड प्रोजेक्ट के लिए 115 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर भारत सरकार ने किसके साथ किए, वर्ल्ड बैंक के साथ। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में डॉलर करोड़पति परिवार की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत बढ़ गई, 11। अपर भद्रा परियोजना का संबंध किससे है, कर्नाटका से। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का संबंध किस योजना से, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। किस कंपनी को फरवरी 2022 में भारत के सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार दिया गया, कोल इंडिया लिमिटेड को। 21 से 25 फरवरी 2022 तक भारत और किस देश के मध्य द्विपक्षीय संयुक्त वायुसेना सैन्य अभ्यास
एक्स ईस्टर्न ब्रिज 6 का आयोजन किया जा रहा है ओमान के साथ। जल जीवन मिशन के तहत कौन सा जिला 100वां हर घर जल जिला बन गया है? चंबा हिमाचल प्रदेश का। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर है? तो नॉर्वे। हाल ही में किन दो राज्यों ने 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको सेशन समझ आया होगा, पसंद भी आया होगा। ये देखें यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग हम PDF शेयर कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको समझ आया हो, पसंद आया हो तो गाइस प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। कोई भी सुझाव है सुझाव दे दिया करिए, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी कमी हो वो भी बताइए, तो सुधारने की कोशिश करेंगे। और बस इतना ही। तो चलिए कल फिर मिलते हैं। और आप ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, क्योंकि कहते नहीं हैं तो आप लोग भूल जाते हैं। तो लाइक करना, शेयर करना और क्या कहते हैं सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन जिसने प्रेस नहीं किया वो प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जो भी कभी भी वीडियो डालें, कुछ भी डालें, एक्स्ट्रा भी डालते हैं तो वो नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको पहुंचता रहे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।